नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है हर्षिता। स्वागत है आपका हिंदी विद हर्षिता यूट्यूब चैनल पे। देखो, अगर आप लेक्चरर कैडर, मास्टर कैडर या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो हिंदी से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी विद हर्षिता चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रही। पिछली क्लासेस में हम आदिकाल से रिलेटेड 500 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जो काल विभाजन हुआ है, इसको जो अलग अलग नाम दिए हैं, उसके संबंध में हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इतिहासकार के रूप में आचार्य शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता है। कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना। सेकंड ऑप्शन, पूरे भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित कर देना। थर्ड ऑप्शन है, साहित्य के इतिहास में युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास। फोर्थ ऑप्शन है, हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 प्रमुख कालों में विभक्त कर लगभग 1000 चुने हुए कवियों को अपनी इतिहास रचना में स्थान देना। तो इनमें से कौन सी है जो सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ की? सबसे बड़ी विशेषता है फर्स्ट वाली, क्योंकि कहते इन्होंने कवियों और साहित्यकारों के जीवन को ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा, इतिवृत्तात्मक वर्णन नहीं किया, बल्कि उनके द्वारा जो साहित्यिक रचनाएं लिखी गई थी उनका मूल्यांकन किया। तो ये क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहासकार के रूप में सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पूर्व आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है जो वो किस रूप में प्रकाशित हुआ था? भूमि भूमिका की भूमिका में, ये क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, पद्मावत की भूमिका में या सरस्वती पत्रिका में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये किसकी भूमिका में प्रकाशित हुआ था? सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। यह इतिहास का आभास मात्र है। रामकुमार वर्मा ने यह कथन किस इतिहास ग्रंथ के लिए कहा है? शिव सिंह सरोज के लिए, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लिए, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के लिए या फिर इस्तवार द ललित हिंदुस्तानी? किस ग्रंथ के लिए कहा है? यह इतिहास का आभास मात्र है। किसके लिए कहा? ये कहा इस्तवार द ललित हिंदुस्तानी, जिसके राइटर हैं गारसा द तासी। नेक्स्ट, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से करने वाले लेखक हैं गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या किशोरी लाल गुप्त? जॉर्ज ग्रेसन का इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसका अनुवाद है जो वो किसने किया था? किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने। किशोरी लाल गुप्त ने किया था। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। ग्रेसन का इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखित है? वर्णानुक्रम, विदेयवादी, वैज्ञानिक या कालानुक्रम? ग्रेसन का इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखित है? किस पद्धति में लिखित है? कालानुक्रम पद्धति में, जिसमें क्या है, उन कवियों या लेखकों की जन्म तिथि के क्रम के आधार पर ही कवियों को रखा गया है। तो इस पद्धति का प्रयोग करने वाले हैं जॉर्ज ग्रेसन और मिश्र बंधु। इतिहास ग्रंथ और प्रकाशन वर्ष में असंगत युग्म बताइए।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1986। इसमें कौन सा युग्म है जो असंगत है? कौन सा युग्म है जो असंगत है? कौन सा है? देखो, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है 1940 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो गणपति चंद्र गुप्त का है 1965 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। और ये 1986 में नहीं, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1996 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इनमें से कौन सा है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित नहीं है? हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कब प्रकाशित हुआ? 1940 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब प्रकाशित हुआ? 1952 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये भी कब प्रकाशित हुआ? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? चौपई या चौपई, रासा या रासक, दोहा या दूहा या छप्पे छंद? सबसे पहले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ये, अब तो ये क्वेश्चन इस तरह से आया है, लेकिन ये ऐसे भी आ सकता है कि जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, तो ये जो कथन है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये कोटेशन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये कहते हैं कि गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से किसका बोध होता है? अपभ्रंश का बोध होता है। नेक्स्ट, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह घोषणा करने वाले विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ग्रेसन, सुनीति कुमार चटर्जी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हिंदी की आरंभिक सीमा मानने के बाद में विद्वानों का कौन सा विकल्प असत्य है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी 7वीं शताब्दी मानते हैं, ग्रेसन 7वीं शताब्दी मानते हैं, मिश्र बंधु 1184 ईस्वी मानते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र 7वीं शताब्दी मानते हैं। इनमें से कौन सा असत्य है? तो देखो, ये सभी जो है 7वीं शताब्दी मानते हैं। मिश्र बंधु भी क्या है? इसे 7वीं शताब्दी से इसका आरंभ मानते हैं। 1184 ईस्वी से कौन मानता है? 1184 ईस्वी से मानते हैं गणपति चंद्रगुप्त। कौन मानते हैं? गणपति चंद्रगुप्त। जॉर्ज ग्रेसन के काल विभाजन एवं नामकरण में शामिल नहीं है। देखो, जॉर्ज ग्रेसन का काल विभाजन देखना है। संधि चारण काल, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान एवं विविध। देखो, जॉर्ज ग्रेसन का जो इतिहास ग्रंथ है उसको कितने अध्यायों में बांटा गया है? 12 अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें से कौन सा शामिल नहीं है? संधि व चारण काल उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि जॉर्ज ग्रेसन ने आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल कहा है, संधि काल नहीं कहा। संधि काल और चारण काल कहने वाले कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट, मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र।
मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र शामिल नहीं है। कौन थे? श्याम, गणेश, सुखदेव। और इसमें श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र को क्या हुआ था? डी लिट की उपाधि भी मिली हुई है। आचार्य शुक्ल ने किस इतिहास ग्रंथ को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहा है? 252 वैष्णवों की वार्ता, शिव सिंह सरोज को, ग्रेसन का इतिहास या मिश्र बंधु विनोद? किस ग्रंथ को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहा है? किसे कहा है? मिश्र बंधु विनोद को कहा है। और इन्होंने इनको मिश्र बंधुओं को प्रश्रमी संकलन करता भी कहा है। इसमें क्या है? 5000 लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिलता है। अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो कितनी है? 4591। कितनी है? 4591। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो ये पूछा जाता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है, बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह किसे कहा है? मिश्र बंधु विनोद को। या आपसे पूछा जा सकता है कि बड़ा वृत्त संग्रह किसे कहा गया है? तो वो कहा है जॉर्ज ग्रेसन के ग्रंथ को। किस साहित्य इतिहास लेखक ने काल विभाजन में बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था जैसे नाम दिए? रमाशंकर शुक्ल साल ने, गणपति चंद्रगुप्त ने, राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधु विनोद ने? ये नाम किसने दिए हैं? ये नाम दिए हैं रमाशंकर शुक्ल साल ने, जिन्होंने आदिकाल को बाल्यावस्था का काल कहा है, भक्ति काल को किशोरावस्था का और फिर युवावस्था जैसे नाम दिए हैं। असत्य कथन किस विकल्प में है? हिंदी कोविद रतनवाला बाबू श्याम सुंदर दास जी का है, कविता कौमुदी रामनेश त्रिपाठी का है, ब्रज माधुरी सार हरिप्रसाद द्विवेदी का है, सुकवि सरोज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? सुकवि सरोज ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? नहीं, सुकवि सरोज किसका है? गौरी शंकर का। किसका है? गौरी शंकर द्विवेदी जी का है। हिंदी नवरत्न पुस्तक के में कवियों में शामिल नहीं है बिहारी और भूषण, तुलसीदास, सूरदास, भारतेंदु हरीशचंद्र, देव, केशवदास, कुलपति मिश्र। देखो हिंदी नवरत्न पुस्तक जो किसके द्वारा रचित है? मिश्र बंधुओं की पुस्तक है। इसमें इन्होंने क्या किया है? 9 कवियों का वर्णन किया गया है। उन 9 कवियों में से इनमें से कौन सा कवि नहीं है? देखो ये सभी हैं, कुलपति मिश्र है जो इसमें से नहीं है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल व उनके इतिहास ग्रंथ के बारे में असत्य कथन। आचार्य शुक्ल हिंदी भाषा के जातीय स्वरूप के चिंतक माने जाते हैं। उन्होंने आधुनिक काल का प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान के रूप में विभाजन किया। शुक्ल ने संस्कृत की अंतिम अवस्था पाली से ही हिंदी का आविर्भाव माना है। उन्होंने अपने ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया। तो बताओ शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के बारे में असत्य कथन कौन सा है? देखो हमें यहाँ पे पता चल रहा है शुक्ल जी ने संस्कृत की अंतिम अवस्था कौन सी है? अपभ्रंश, जिसे तृतीय प्राकृत भी कहा गया है, से हिंदी का आविर्भाव माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में असत्य विकल्प। 1927 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया, बाद में 1929 में प्रकाशित हुआ। इसका संशोधित संस्करण 1940 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ को लिखने में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया गया। लगभग 1000 कवियों को लेकर 900 वर्षों का साहित्य इतिहास लिखा गया। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा?
देखो आचार्य शुक्ल जी ने अपने इतिहास लेखन के लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया था? विदेयवादी पद्धति का। किस पद्धति का सहारा लिया था? विदेयवादी पद्धति का, जिसके जनक कौन माने जाते हैं? तेल। निम्न में से आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन में किस पुस्तक की सहायता नहीं ली? देखो आचार्य शुक्ल जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके लिए इन्होंने 4 पुस्तकों से सहायता ली थी। वो 4 पुस्तकों में से इनमें से कौन सी नहीं है? मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु की है, मानस का हंस अमृतलाल नागर, कविता कौमुदी नामनेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की। तो उन 4 पुस्तकों में से ये वाली पुस्तक शामिल नहीं है, मानस का हंस। और 4th पुस्तक कौन सी थी? एक तो मिश्र बंधु विनोद हो गई, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार, और जो 4th पुस्तक थी वो कौन सी थी? हिंदी कोविद रतनमाला। कौन सी थी? हिंदी कोविद रतनमाला। हिंदी कोविद रतनमाला किसके द्वारा रचित है? श्याम सुंदर दास। इन 4 पुस्तकों से इन्होंने सहारा लिया था। आदिकाल को अत्यधिक संघर्ष और व्याघातों का युग किसने कहा? शुक्ल जी ने, गणपति चंद्रगुप्त ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या राम कुमार वर्मा ने? अत्यधिक संघर्ष और व्याघातों का युग, या फिर यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग, एक ही बात है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन के बारे में असत्य कथन। देखो इनकी तुलना की गई है। शुक्ल जी गांधीवादी साम्यवादी चेतना से प्रभावित थे तथा द्विवेदी जी वामपंथी विचारधारा के प्रभाव से शोषित उत्पीड़ित वर्गों के प्रति रुझान प्रदर्शित करते हैं। शुक्ल जी की रुचि आदिकाल से आधुनिक काल तक है, जबकि द्विवेदी जी की रुचि आदिकाल एवं मध्यकाल तक है। शुक्ल जी के प्रिय कवि कबीरदास थे, तुलसीदास नहीं। द्विवेदी जी जहां परंपरा पर बल देते हैं वहां शुक्ल युग परिस्थिति पर। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 3। शुक्ल जी के प्रिय कवि कौन है? शुक्ल जी के प्रिय कवि है तुलसीदास जी। शुक्ल जी के प्रिय कवि कौन है? तुलसीदास जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि कौन है? कबीरदास। इतिहासकार व उनकी रचनाओं के बारे में असत्य विकल्प। हिंदी काव्यधारा राम नरेश त्रिपाठी की, हिंदी के मुसलमान कवि गंगा प्रसाद सिंह की, विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का, सुबोध इतिहास गुलाब राय का। कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हिंदी काव्यधारा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन। किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। इतिहासकार व उनकी रचनाओं के बारे में असत्य विकल्प है। हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम इतिहास शंकर चौधरी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी का है। साहित्य का इतिहास दर्शन सुमन राजे का है। कौन सा असत्य है? ये सभी क्या है? सही है। ये क्या है? हमारा 4th राइट ऑप्शन है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके रचनाकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। और सुमन राजे के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? सुमन राजे के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास।
मैं आपको ये इसलिए बताती हूँ ताकि हमें चारों ऑप्शंस अच्छे से क्लियर हो जाएं और रिवीजन हो जाए। हिंदी के प्रथम कवि के बारे में असत्य विकल्प है। पुष्पदंत, शिव सिंह सेंगर। देखो हिंदी का पहला कवि शिव सिंह सेंगर किसे मानते हैं? पुष्पदंत को। राहुल संस्कृतन स्वंभू को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल राजा मुंज को। अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे मानते हैं? अब्दुल रहमान को। कौन सा असत्य है? तो देखो ये हमें कितनी बार रिपीट हो चुका है। राहुल संस्कृतन किसे मानते हैं? राहुल संस्कृतन सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं और यही सर्वमान्य मत है, जिनका समय क्या है? 769 ईस्वी। स्वयंभू को हिंदी, स्वयंभू जो है वो अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। इतिहास लेखक व ग्रंथ के बारे में असत्य कथन। गारसा दत्तासी, प्रोफेसर नरेंद्र लोचन शर्मा के अनुसार गारसा दत्तासी हिंदी के प्रथम इतिहासकार हैं। इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ललित हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ में 738 कवियों का विवरण है, जिसमें 72 कवि हिंदी के हैं। इस ग्रंथ लेखन में कालानुक्रम पद्धति से कवियों का वर्गीकरण और विवेचन प्रस्तुत किया गया नहीं। इन्होंने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था? वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने वाले थे गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर व उनके इतिहास ग्रंथ के बारे में असत्य कथन। ये सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ये हिंदी कवियों का प्रथम संग्रह है। इसके पूर्वार्ध में 738 कवियों की रचनाओं के नमूने और उत्तरार्थ में 1003 कवियों का जीवन परिचय है। ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? नवल किशोर प्रसाद लखनऊ से हुआ। तो शिव सिंह सेंगर हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? सरहप्पा को नहीं, किसे मानते हैं? पुष्पदंत को। पुष्पदंत को ही पुष्य भी कह देते हैं, पुंड भी कह देते हैं। जॉर्ज ग्रेसन व उनके इतिहास ग्रंथ के बारे में असत्य कथन। 1888 से 1903 तक इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पर कार्य किया। 1884 से 1926 तक तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने 1 दर्जन से अधिक निबंध लिखे। रामचरितमानस को ग्रेसन ने करोड़ों लोगों की बाइबल कहा है। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रेसन हैं और इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार नहीं माना। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र या मिश्र बंधु बिहारी मिश्र। देखो कंफ्यूज करने के लिए फोर्थ ऑप्शन देखो, मिश्र बंधु बिहारी मिश्र, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे। मिश्र बंधु विनोद के बारे में असत्य विकल्प। इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का उल्लेख कालानुक्रम किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे साहित्य पंचांग कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है मैंने रीतिकालीन कवियों का परिचय मुख्यतः मिश्र बंधु विनोद से लिया है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम आरंभिक काल तथा आधुनिक काल का नाम वर्तमान काल रखा। तो इनमें से कौन सी जो है असंगत है? ऑप्शन नंबर 2। इसे साहित्य पंचांग कहा गया है, लेकिन किसने कहा है? किसने कहा है? नामवर सिंह ने। किसने कहा है? नामवर सिंह ने। आचार्य शुक्ल ने बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह किस ग्रंथ को कहा है? बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह पीछे रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। किसे कहा है? मिश्र बंधु विनोद को। निम्न में से आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा?
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल के नामकरण के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है? आधार काल मोहन अवस्थी सुमन राजे, अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह, वीर प्रशस्ति युग राम प्रसाद मिश्र। कौन सा विकल्प असंगत है? ऑप्शन नंबर 4 वीर प्रशस्ति युग नाम किसने दिया? विजेंद्र सनातन ने क्या नाम दिया? वीर प्रशस्ति युग। निम्न में से आदिकालीन साहित्य में शामिल नहीं है? चारण साहित्य, सिद्ध साहित्य, रास साहित्य, रास साहित्य। आदिकालीन साहित्य में कौन सा साहित्य शामिल नहीं है? चारण साहित्य। कौन कौन से शामिल हैं? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ठीक है, रास साहित्य यानी जैन साहित्य, रास साहित्य, और गद्य और पद्य साहित्य। निम्न में से कौन सी रचना के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल नहीं रखा? देखो शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम क्या रखा था? वीरगाथा काल। कहते किसके आधार पर नहीं रखा? पद्मावती, कीर्तिलता, विजयपाल रासो, हमीर रासो, जयचंद प्रकाश, जयमय चंद्रिका, वर्ण रत्नाकर या उक्ति व्यक्ति प्रकरण। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम देने के लिए कितनी रचनाओं को आधार बनाया था? 12 रचनाओं को आधार बनाया था, जिनमें ये शामिल नहीं है। ये क्या है? गद्य रचनाएं हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश को स्वर्ण काल माना है। अपभ्रंश का स्वर्ण काल 7वीं से 11वीं शताब्दी, 8वीं से 12वीं, 6ठी से 10वीं या फिर 7वीं से 10वीं शताब्दी। अपभ्रंश का स्वर्ण काल किसे माना है? 7वीं से 11वीं शताब्दी को। हिंदी भाषा में दोहा छंद का आरंभ सरप्पा से माना जाता है, तो अपभ्रंश में इसका आरंभ माना जाता है स्वंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी। देखो हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? सरप्पा, तो वहां से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। और अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वंभू, तो इससे इसका आरंभ माना जाता है। साहित्य की परिभाषाओं के बारे में असत्य। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हमें ये परिभाषाएं याद करनी है। बाल कृष्ण भट्ट क्या कहते हैं? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। प्रयाग नारायण मिश्र कहते हैं ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। प्रेमचंद साहित्य जीवन की आलोचना है। रामचंद्र शुक्ल प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो कौन सी परिभाषा गलत है इसमें? ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये चारों परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चारों को अच्छे से याद कर लो। प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य क्या माना है? महफिल सजाना, मनोरंजन का साधन जुटाना, नैतिक संदेश देना, या फिर देशभक्ति और राजनीति के आगे मिसाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई कहा है? प्रेमचंद जी कहते साहित्य जो है वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वो देशभक्ति या राजनीति के आगे मिसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। इतिहास दर्शन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा है? आध्यात्मिक, आदर्शमूलक व अध्यात्मवादी, यथार्थवादी। तो जो भारतीय दृष्टिकोण है वो कैसा है? आदर्शमूलक व अध्यात्मवादी है। अगर पाश्चात्य दृष्टिकोण पूछा जाए तो वो यथार्थवादी है। साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियों के बारे में असत्य विकल्प। वर्णानुक्रम पद्धति, इसे वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। कालानुक्रम पद्धति, इस पद्धति को जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने अपनाया। वैज्ञानिक पद्धति शोध कार्यों के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
विधेयवादी पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। कौन सा कथन है सत्य है? विधेयवादी पद्धति ये कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद पर आधारित नहीं, इस पर आधारित कौन सी पद्धति है? सामाजिक पद्धति है। ये किससे रिलेटेड है? सामाजिक पद्धति से। साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? देखो, साहित्य का इतिहास लेखन की 5 पद्धतियां जो हमें देखने को मिलती हैं, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और एक है सामाजिक पद्धति। सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ पद्धति है विधेयवादी पद्धति, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, जिसके जनक कौन है? फ्रेंच विद्वान टेन है। निम्न में से इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में असत्य कथन। वर्णानुक्रम पद्धति गार्सा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने, कालानुक्रम पद्धति जॉर्ज ग्रेसन मिश्र बंधुओं ने, विधेयवादी पद्धति रामचंद्र शुक्ल और टेन ने, वैज्ञानिक पद्धति बच्चन सिंह ने। देखो ये बिल्कुल सही है तीनों। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाले कौन थे? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। कौन थे? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 1965 ईस्वी में। इस्तवार द ललितरेर इंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ के बारे में असत्य कथन। इसके रचनाकार गार्सा दत्तासी हैं, 738 कवि हैं, भाषा राजस्थानी है। इसकी भाषा राजस्थानी है, प्रकाशन पेरिस में हुआ। इसकी भाषा कौन सी है? फ्रेंच भाषा। मिश्र बंधुओं वाला क्वेश्चन फिर आ गया। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। शंकर बिहारी मिश्र जो है इसमें शामिल नहीं है। निम्न में से हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में असंगत है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1980, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 3, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इसका रचना काल है 1930 ईस्वी। निम्न में से हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में असंगत है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, ये किसका है? नीरजा माधव का। हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम इतिहास किसका है? शंकर चौधरी का। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास किसका है? भागीरथ मिश्र का। और हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास किसका है? प्रोफेसर वासुदेव सिंह का। कौन सा कथन है जो असंगत है? ऑप्शन नंबर 4, हिंदी साहित्य का विवेचन पर इतिहास है जो वो प्रोफेसर वासुदेव सिंह का नहीं है। निम्न में से हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में असंगत है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास मोतीलाल मेनारिया का। तो हमें भी देखो पीछे एक क्वेश्चन आया था जो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, उसमें किसका बताया गया है? गुलाब राय का। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसका है? गुलाब राय का। निम्न में से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ के लेखक नहीं है। देखो कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, इस नाम से ग्रंथ किसने लिखा? हमें बताना है इनमें से किसने नहीं लिखा। हेमंत कुकरेती ने, विजेंद्र स्नातक ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने। इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य, क्या नाम था? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी।
ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर रखना है अच्छे से। निम्न में से हिंदी के प्रथम कवि मानने के बारे में असत्य कथन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसे मानते हैं? मुंज को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद बरदाई को। नगेंद्र राहुल संस्कृतन सरहप्पा को। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को क्या माना है? सर्वप्रथम महाकवि कहा है। तो यह कंफ्यूज होते हैं देखो, लेकिन वो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे मानते हैं? राजा मुंज को मानते हैं। निम्न में से आदिकाल के नामकरण के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल या आदिकाल कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज बप्पन काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपभ्रंश काल। तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं? संधि काल और चारण काल। नेक्स्ट, हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार के बारे में सही कथन। 250 दोहों में श्रावक धर्म के महत्व का वर्णन है। चौपाई शैली अपनाई गई है। साहित्यिक तत्वों से यह रचना पूर्णतः ओतप्रोत है। इसे देवसेन द्वारा 1933 में लिखा गया है। कौन सा कथन असंगत है? तो देखो ये श्रावकाचार, इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें दोहा शैली अपनाई गई, चौपाई शैली नहीं। कौन सी शैली अपनाई गई? दोहा। हिंदी की प्रथम रचना मानने के बारे में किस विद्वान का कथन सही नहीं है? डॉक्टर हरीश ने सतपुरीय महावीर उत्साह को हिंदी की प्राचीनतम रचना माना है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को हिंदी साहित्य का प्रथम साक्ष्य ग्रंथ माना। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार मानी जाती है। सभी विकल्प सही हैं। तो ये क्या है? सभी विकल्प सही हैं। डॉक्टर हरीश ने किसे माना है? सतपुरीय महावीर उत्साह को। सुनीति कुमार चटर्जी उक्ति व्यक्ति प्रकरण को मानती हैं और सर्वमान्य श्रावकाचार आचार्य देवसेन द्वारा मानी जाती है। निम्न में से साहित्य ग्रंथ लेखकों का सही क्रम क्या है? तो देखो, इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? फ्रेंच विद्वान ने किया था। कौन थे? गारसा दत्तासी। तो पहले नंबर पे हमारे कौन से आएंगे? गारसा दत्तासी, और आंसर हमें मिल गया। उसके बाद शिव सिंह सेंगर, जो पहले भारतीय विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया था। जॉर्ज ग्रेसन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद त्रिवेदी। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का सन कितना है? 1938 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर का 1838 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर का कब है? 1888 ईस्वी। 1883 सॉरी, 1883 ईस्वी। उसके बाद जॉर्ज ग्रेसन ने कब लिखा? 1888 ईस्वी में लिखा। मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? 1913 में। रामचंद्र शुक्ल जी का 1929 में। राम कुमार वर्मा का 1938 में और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1940 में। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में सही कथन नहीं है। वर्णानुक्रम पद्धति गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने। कालानुक्रम पद्धति जॉर्ज ग्रेसन और मिश्र बंधुओं ने। वैज्ञानिक पद्धति गणपति चंद्रगुप्त ने। विदेयवादी पद्धति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो विदेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया? रामचंद्र शुक्ल जी ने। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा कब से मानते हैं? 750 विक्रमी संवत से।
हिंदी साहित्य के इतिहास में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? काल क्रमानुसार वर्गीकरण करने वाले कौन थे? हमारे पास दो कवि आते हैं, जॉर्ज ग्रेसन और मिश्र बंधु। सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज ग्रेसन ने किया था। वर्णानुक्रम पद्धति के बारे में असत्य कथन। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। प्राय कवियों की जन्म तिथि के आधार पर उनका क्रम निर्धारित किया गया। इसमें कवियों का परिचय एवं कृतियां वर्णानुक्रमानुसार दी जाती हैं। इस पद्धति के लिखे इतिहास मुख्यतः अनुपयोगी, दोषपूर्ण माने जाते हैं। तो इसमें हमें साफ पता चल रहा है वर्णानुक्रम यानी कि जिनका विवरण कवियों के वर्णमाला के वर्णों के क्रम के अनुसार किया गया, जैसे कबीर, कन्हप्पा, केदारनाथ, जो यानी कि जिनका नाम कै से स्टार्ट होता था उनको पहले रखा गया। तो यही क्या है, इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष है। इसमें जन्म तिथि के आधार पर उनका क्रम निर्धारित नहीं किया गया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति नहीं है। कौन सी पद्धति नहीं है? वर्णानुक्रम है, कालानुक्रम है, विदेयवादी है, संस्कारी पद्धति नहीं है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, इस विषय पर कौन सा कथन सत्य है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी भाषा के जन्म और विकास को समझने के लिए आदि भाषा कौन सी, यानी वैदिक भाषा से लेकर आज तक की समस्त भाषा परंपरा को देखना होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल हिंदी का आदिकाल है और भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। डॉक्टर दिनेश के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धों की रचनाओं से माना जाता है। सभी कथन सत्य है। तो देखो इस संबंध में ये सभी कथन है जो वो सत्य हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा तो हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं, तो इन्होंने ये कहते आदि भाषा से लेकर आज तक की भाषा परंपरा के अनुसार करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं से 14वीं शताब्दी तक मानते हैं और दिनेश जी सिद्धों की वाणियों से। हिंदी साहित्य के आदिकाल की पूर्व सीमा के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? आचार्य शुक्ल विक्रमी संवत 1050 से, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 ईस्वी से, डॉक्टर नगेंद्र 750 ईस्वी से और राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या है 10वीं शताब्दी से मानते हैं। तो हम पीछे हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम करके आए थे 750 ईस्वी से कौन मानते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी का प्रथम कवि मानने के बारे में किस विद्वान का कथन सही नहीं है? पुष्यदंत, पुंड पुष्य, सिर सिंह सेंगर, मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रेसन। सरहप्पा को राहुल संस्कृतन, डॉक्टर राम गोपाल शर्मा, दिनेश, डॉक्टर नगेंद्र। राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गणपति चंद्रगुप्त को हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये साफ दिख रहा है गणपति चंद्रगुप्त हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? शालिभद्र शूरी को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? अब्दुल रहमान को। विद्यापति को हिंदी का पहला कवि कौन मानता है? बच्चन सिंह, मिश्र बंधु, नगेंद्र, वासुदेव सिंह। विद्यापति को हिंदी का पहला कवि कौन मानता है? डॉक्टर बच्चन सिंह। सामान्य तौर पर सरहप्पा को हिंदी के प्रथम कवि क्यों माना गया है? सरहप्पा की भाषा में हिंदी का प्रारंभिक रूप मिलता है। विषय वस्तु एवं चेतना की दृष्टि से उनके काव्य में भक्ति काल का बीजारोपण है। उन्होंने कविता में दोहा एवं पद शैली का प्रयोग किया है। जी हाँ, बिल्कुल सभी, उपयुक्त सभी। हिंदी साहित्य का आरंभ विद्वानों की दृष्टि से किसके अनुसार सही नहीं है? गोरखनाथ की रचनाओं से, डॉक्टर नगेंद्र। 1943 ईस्वी से मिश्र बंधु, 769 ईस्वी से राहुल सांकृतन, 1000 ईस्वी से हजारी प्रसाद त्रिवेदी। जो डॉक्टर नगेंद्र है वो गोरखनाथ की रचनाओं से हिंदी साहित्य का आरंभ नहीं मानते। हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में असत्य कथन है। लोक नायक और उसके प्रभाव काल, रीतिकाल, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग आदि।
शासक और उसके शासनकाल, एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा काल, मुगल काल आदि। ऐतिहासिक कालक्रम जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। साहित्यिक नेता और उसकी प्रभाव परिधि के अनुसार भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग आदि। हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में जो असत्य कथन है वो है फर्स्ट वाला, श्लोक नायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार इसको क्या नाम दिया गया है, गांधी युग, नेहरू युग आदि। जो नाम दिए गए हैं ये साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार दिए गए हैं। जॉर्ज ग्रेसन के काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में सत्य कथन बताना है। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया, चारण काल। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, सभी कथन सत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में सत्य कथन कौन सा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या नाम देते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। कौन क्या देते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में सत्य कथन है। बच्चन सिंह के अनुसार अपभ्रंश काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। राम खिलावन पांडे के अनुसार संक्रमण काल, संयोजन काल, संवर्धन काल, संचयन काल। राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, या फिर सभी कथन सत्य हैं। तो ये क्या है, सभी कथन सत्य हैं। बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है, राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है, संयोजन काल, संवर्धन काल और संचयन काल कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने ये नाम दिए हैं। निम्न में से इतिहास ग्रंथों के बारे में सत्य कथन है। गारसा दत्तासी 14 पृष्ठों की भूमिका है, काल विभाजन इसमें नहीं किया गया। शेर सिंह सेंगर में 1003 कवि हैं, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह है। जॉर्ज ग्रेसन, प्रत्येक अध्याय के अंत में गौण कवियों का वर्णन है, कुल 952 कवि हैं। इसमें भी क्या है, ये सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के बारे में सही कथन नहीं है। कविता कौमुदी किसका है, रामनेश त्रिपाठी जी का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। हिंदी भाषा और साहित्य ये किसका है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये किसका है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन के बारे में सही कथन नहीं है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी का। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय का। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मिनारिया का। खड़ी बोली का संक्षिप्त परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का। इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, खड़ी बोली का संक्षिप्त इतिहास ये किसका है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल का नहीं है। तो ये किसका है, रामनेश त्रिपाठी का है। किसका है, रामनेश त्रिपाठी का है। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन के बारे में सही कथन नहीं है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी का। हिंदी काव्यधारा राहुल संस्कृतन का। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का। तो ये क्वेश्चन भी शायद पीछे आ चुका है। तो जो हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास है वो रामकुमार वर्मा का नहीं है।
हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में काशी नागरी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, जिसके कितने खंड हैं? 16 खंड हैं, के बारे में असत्य कथन। देखो, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जिसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसका प्रकाशन हुआ। तो ये सबसे पहले कहते हैं ये कितने खंडों में था? ये 18 खंडों में था, लेकिन एक खंड इसका नहीं मिला, इसको 17 खंडों में प्रकाशित करवाया जाना था। कितने खंडों में? 17 में। लेकिन हुआ कितने खंडों में? 16 खंडों में। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास है वो कितने खंडों में प्रकाशित करवाया गया? 16 खंडों में प्रकाशित करवाया गया। कहते इसका प्रथम भाग है जो, वो हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजबली पांडे द्वारा है। दूसरा भाग है जो हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा। पंचम भाग है जो भक्ति काल सगुन धारा चंद्रबली पांडे द्वारा। और एकादश भाग है जो हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, ये जगन्नाथ प्रसाद का है। तो देखो, जो एकादश भाग है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, ये जगदीश चंद्र द्वारा है। हिंदी नवरत्न पुस्तक के बारे में असत्य कथन। ये हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक है, 1910 में मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी गई। इसमें हिंदी के प्रमुख 9 कवियों को स्थान दिया गया। दूसरे संस्करण में हिंदी के 10 प्रमुख कवियों को सम्मिलित किया गया। बाद में फिर कितने रखे गए? 9 रखे गए। प्रथम संस्करण में कबीरदास जी को सम्मिलित, देखो पहले संस्करण में किसे नहीं शामिल किया गया था? कबीरदास जी को शामिल नहीं किया गया था। इस पुस्तक के लघुत्री प्रथम संस्करण के तुलसीदास, सूरदास और देव को माना गया है। तो इसमें हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर है। तुलसीदास जी, सूरदास जी और देव, ये क्या है? इस पुस्तक के लघुत्रय नहीं, ये क्या माने जाते हैं? इस पुस्तक के बृहत्त्रय हैं। लघुत्रय में कौन आते हैं? लघुत्रय में आते हैं भारतेंदु हरीशचंद्र, मतीराम और चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है, चंद बरदाई। और इसके मध्यत्री में आते हैं बिहारी केशव, जो है वो इसके मध्यत्री में आते हैं। इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के बारे में असत्य कथन है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। इस ग्रंथ को लिखने में विदेहवादी पद्धति का सहारा लिया गया। बिल्कुल सही। लगभग 1000 कवियों को लेकर 900 वर्षों का इतिहास लिखा गया। इन्होंने आदिकाल का नाम देने के लिए 8 रचनाओं को आधार रखा, नहीं कितनी रचनाओं को? 12 रचनाओं को आधार पर रखा। इतिहास लेखन में रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ के बारे में असत्य कथन। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? यह ग्रंथ 693 से 1693 तक के कवियों का वर्णन मिलता है। इसमें अपभ्रंश के कवियों को भी हिंदी कवि माना गया, इसीलिए हिंदी का प्रारंभ 693 से माना गया। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन में हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनुकरण किया। जी नहीं, इन्होंने किसका अनुकरण किया था? रामचंद्र शुक्ल जी का अनुकरण किया था। इतिहास लेखन में हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो देखो ये हमें अच्छे से रट चुका है। हिंदी शब्द सागर जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास वो सबसे पहले किस रूप में आया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के। इतिहास लेखन में गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास ग्रंथ के बारे में सत्य कथन। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इन्होंने 1184 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना तथा शालयभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। इनके ग्रंथ के 3 खंडों में विभाजन किया गया है। सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो इन्होंने अपने ग्रंथ को कितने खंडों में विभाजित किया है? 3 खंडों में विभाजित किया है।
इतिहास लेखन में रामस्वरूप चतुर्वेदी के बारे में है सत्य कथन। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। यह 2002 में लिखा गया। ये 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रवक्ता बने और बाद में प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए उन्हें 1996 में व्यास सम्मान मिला। तो ये ग्रंथ कब लिखा गया? देखो आंसर इसमें पड़ा है व्यास सम्मान कब मिला था? 1996 में। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लिखा कब? 2002 में। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। इतिहास लेखन के रूप में आलोचनात्मक एवं वर्णनात्मक पुस्तकों के बारे में असत्य कथन। राजस्थान टॉड 1832 ईस्वी। राजस्थान के चारणों के निर्देश हैं। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगिस जो ब्रिक्स की है। गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय का धार्मिक एवं दार्शनिक विवेचन किया गया है। कबीर एंड दी कबीर पंथ बेसकट की है। कबीर और कबीर पंथियों का स्पष्टीकरण दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन मैकालिक की है। सिख धर्म का आध्यात्मिक तथा उसके अतिरिक्त हिंदी कवियों का भी उल्लेख किया गया है। मैंने आंसर बोल दिया है। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन किसकी है? मैकालिक की है। किसकी है? देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैकालिक पढ़ लिया मैकनिकल को, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन किसकी है? मैकालिक की है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इतिहास लेखन में गारसा दत्तासी के ग्रंथ के बारे में सत्य कथन है। इस्तवार द लिटरेरी इंडो हिंदुस्तानी हमें पता है, भाषा फ्रेंच है। ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड ने के द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया था 1839 ईस्वी में। तो सभी कथन क्या है? सत्य है। शिव सिंह सेंगर के बारे में असत्य कथन। प्रथम भारतीय लेखक हैं, बिल्कुल सही। प्रारंभिक सीमा 770 विक्रमी संवत से मानते हैं। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। इन्होंने ब्रह्मोत्तर खंड तथा शिव पुराण का क्या किया है? हिंदी में अनुवाद किया है। लेकिन ये स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि नहीं मानते। किसे मानते हैं? पुष्पदंत को। इतिहास लेखन में विदेहवादी पद्धति के बारे में असत्य कथन। यह पद्धति साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है तथा इतिहास लेखन में विशेष महत्व है। इस पद्धति के परिवर्तक फ्रांसीसी वैज्ञानिक तेन माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पद्धति का पक्ष लिया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पद्धति का पक्ष नहीं लिया। इन्होंने किस पद्धति का पक्ष लिया था? सामाजिक पद्धति का। इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री 84 वैष्णवों की वार्ता के बारे में असत्य कथन। इसमें गोस्वामी गोकुलनाथ ने अपने पिता विठलनाथ के शिष्यों की जीवन कथाओं का वर्णन किया है। इसमें गोकुलनाथ ने अपने दादा वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जीवन व्रत लिखा है। इसमें पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णवों की जीवनी पर ब्रज भाषा गद्य में प्रकाश डाला गया है। पुष्टि मार्ग तथा कृष्ण भक्ति साहित्य को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो देखो 84 वैष्णवों की वार्ता ये किसकी है? गोकुलनाथ जी की है। और इसमें इन्होंने अपने दादा वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जीवन व्रत लिखा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है जो वो इसमें गलत है। हमारा इसमें जो आंसर है वो असंगत कथन है जो फर्स्ट है। इन्होंने स्वामी गोकुलनाथ के ने अपने पिता विठलनाथ के शिष्यों की जीवन कथाओं का वर्णन किया है। कौन सी रचना में किया है? 252 वैष्णव की वार्ता। उसमें इन्होंने अपने पिता विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन किया है और 84 वैष्णव की वार्ता में इन्होंने वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का वर्णन किया है।
साहित्य की परिभाषाओं के बारे में असत्य। प्रेमचंद जी कहते साहित्य जीवन की आलोचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। चार रामचंद्र शुक्ल कहते साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। सभी सत्य हैं। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास शब्द के बारे में सही कथन नहीं है। इतिहास का अर्थ है ऐसा ही हुआ था। इतिहास को नवद्वार कैलेंडर भी कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। बिशप विलियम सटवस को आधुनिक इतिहास का जनक नहीं कहा जाता है। इसमें असंगत कथन क्या है कि बिशप विलियम सटवस को है जो आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। निम्न में से इतिहास की परिभाषा सही नहीं है। डॉक्टर डार्विन क्या कहते हैं? सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाक घटित या रचित ना होकर क्रमश विकसित है। हडसन कहते हैं साहित्य के इतिहास में काव्य रचिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को भी महत्व देना चाहिए। नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित होकर साहित्य के इतिहास के श्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। कार्लाइल कहते हैं इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा जो परिभाषा है सही नहीं है? परिभाषा नंबर 3। युग चेतना और साहित्य चेतना के संबंध में कौन बात करते हैं? डॉक्टर नगेंद्र बात करते हैं। इतिहास लेखन की वर्णानुक्रम पद्धति के बारे में असत्य। इसे वर्णमाला पद्धति कहते हैं। इतिहास लेखन की प्राचीन पद्धति है। प्रणाली क्रोश ग्रंथों के लिए उपयुक्त है। कवियों और लेखकों का वर्णन जन्म तिथि वर्णानुक्रम पद्धति में जन्म तिथि के अनुसार किया गया है? नहीं। इस पद्धति के पाश्चात्य इतिहासकार गार सदतासी और सिंह सेंगर हैं। इतिहास लेखन की कालानुक्रम पद्धति, यह पद्धति शोध कार्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इनमें कवियों एवं लेखकों का वर्णन उनकी जन्म तिथि के आधार पर किसमें होता है? कालानुक्रम पद्धति में होता है। इस पद्धति को पाश्चात्य भाषा विज्ञानी जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन और मिश्र बंधुओं ने अपनाया। इस पद्धति के आधार पर लिखे गए साहित्य इतिहास को कवि व्रत संग्रह कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। बिल्कुल सही। तो इसमें जो है शोध कार्य के लिए ये वाली पद्धति उपयुक्त नहीं मानी जाती। शोध कार्य के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? वैज्ञानिक पद्धति। अब आ गया वैज्ञानिक पद्धति के बारे में असत्य कथन। यह वह पद्धति है जिसके अंतर्गत इतिहास लेखक पूरी तरह निष्पक्ष बने रहने का प्रयास करता है। वह तथ्यों का संग्रह करता है और उन्हें कर्मिक और तार्किक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ तथ्यों के साथ साथ व्याख्या और विश्लेषण का संवित रूप भी आवश्यक होता है। इस पद्धति के अनुसरण करते हुए हिंदी साहित्य में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। इस पद्धति को रामविलास शर्मा ने अपनाया। जी नहीं, इस पद्धति को रामविलास शर्मा ने नहीं अपनाया। तो ये थे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के जो काल विभाजन और नामकरण से संबंधित क्वेश्चन। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कल हम भक्ति का स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।